नमस्ते। एक ऐसे रहस्य में चलते हैं जिसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। आज की इस चर्चा में हम मानव इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक और नामुमकिन सी लगने वाली वास्तुकला पर बात करेंगे। द इम्पॉसिबल मोनोलिथ, कैलासा टेम्पल। चलिए बिना देरी किए इस अद्भुत निर्माण की गहराइयों में उतरते हैं। 2 लाख, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 2 लाख टन ठोस चट्टान। इस एक अकेले स्मारक को आकार देने के लिए पहाड़ से इतना पत्थर काट कर निकाला गया था। इस विशालता का बस अंदाजा लगाना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। और यहीं से आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी एक ही पत्थर से तराशी गई इतनी विशाल इमारत, एक अकेले पहाड़ को काटकर कैसे बनाई गई होगी? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी असंभव से लगने वाले प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार को समझने का एक सफर है। अ मोनोलिथिक मार्वल, द टेम्पल आउट ऑफ अ माउंटेन, यानी एक अखंड चमत्कार जिसे सीधे पहाड़ से तराशा गया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा केव्स की। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी 34 गुफाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पर यहाँ हमारा पूरा ध्यान होगा केव नंबर 16 पर, द ग्रेट कैलासा टेम्पल। अब देखिए, आमतौर पर जब कोई इमारत बनती है तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? ईंट पर ईंट रखी जाती है, मटेरियल जोड़ा जाता है और ढांचा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन कैलासा टेम्पल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल उल्टा था। ये टॉप डाउन तरीके से बना है। ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ एक विशाल पत्थर को मटेरियल हटा हटाकर काटा गया। बाहर से इसमें एक छोटी सी ईंट भी नहीं लाई गई। ये वास्तव में कमाल की बात है। जरा इन डायमेंशंस पर गौर करते हैं। पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है। मेन गैदरिंग हॉल काफी विशाल है और इसका जो शिखर है वो 96 फुट की ऊंचाई तक जाता है। प्रवेश द्वार के स्तंभ ही 70 फुट के हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक पहाड़ के अंदर एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम के बराबर की जगह को खोखला करके ये सॉलिड पत्थर का मंदिर बनाया गया है। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला स्केल है। द फॉरगॉटन डायनेस्टी, सॉल्विंग अ 1000-year मिस्ट्री। भुला दिया गया राजवंश और 1000 साल पुराना रहस्य। चलिए समझते हैं कि इस 1200 साल पुराने चमत्कार को आखिर किसने अंजाम दिया था। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 75 मिलियन साल पहले, जब वोल्केनिक गतिविधियों के चलते यहाँ के कठोर बसॉल्ट पत्थर बने। फिर 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन आया राष्ट्रकूटा वंश का। लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब 1920 के दशक में गुजरात के बरोड़ा में कुछ 1000 साल पुराने तांबे के पत्र यानी कॉपर प्लेट्स खोजे गए, जिन्होंने निर्माताओं की आइडेंटिटी को साफ किया। उन प्राचीन तांबे के पत्रों पर जो शब्द उकेरे गए हैं, उन्हें पढ़कर सच में हैरान होती है। वहां लिखा गया था कि यह मंदिर इतना अद्भुत था कि इसे देखकर खुद देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। इससे साफ पता चलता है कि अपने वक्त में भी इस निर्माण को किसी जादू या दैवीय चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। तो इतने विशाल और नामुमकिन से प्रोजेक्ट का श्रेय जाता किसे है? इतिहास गवाह है कि ये द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का काम था। डेक्कन का एक ऐसा साम्राज्य जिसे आज शायद ज्यादा लोग याद नहीं रखते। इसका निर्माण राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नींव उनके पिता दंती दुर्गा ने रखी थी। कितनी अजीब बात है ना, जिस वंश ने भारत को इतना बड़ा स्मारक दिया, आज उनका जिक्र तक भुला दिया गया है। टॉप डाउन इंजीनियरिंग मिस्ट्री, अ सेंचुरी इन स्टोन। आकार और इतिहास अपनी जगह हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक कठोर चट्टान को काटने की ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया आखिर आगे कैसे बढ़ी? चलिए इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं। स्टेप 1, उन शिल्पकारों को उस अकेले पहाड़ के अंदर पूरे मंदिर का एक 3D कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ा होगा, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। स्टेप 2, ऊपर से नीचे की तरफ छेनी और हथौड़े से 1-1 इंच पत्थर काटना शुरू किया। और स्टेप 3, अपनी इस बेजोड़ नॉलेज को अगली जनरेशन तक पास करना, क्योंकि इस निर्माण में लगभग 100 साल लग गए थे। यानी एक पूरी पीढ़ी ने अपना जीवन इस एक मंदिर को तराशने में निकाल दिया। पर यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जो आज तक किसी से नहीं सुलझा। एक्सकवेशन के दौरान जो 2 लाख टन पत्थर और मलबा वहां से निकाला गया, आखिर वो गया कहाँ? मंदिर के आसपास या उस पूरे इलाके में उस विशाल डिब्री का नमो निशान तक नहीं मिलता। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसका जवाब बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी ढूंढ रहे हैं। गॉड्स इन द डिटेल्स, जायंट एलिफेंट्स एंड एपिक म्यूरल्स।
अब उस मैक्रो स्केल की खुदाई से निकलकर थोड़ा उन बारीक दिल जीत लेने वाली डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो बताती हैं कि ये मंदिर कला का कितना अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ पत्थर पर उकेरे गए हर एक इंच में डिटेल्स भरी हैं। मंदिर के आधार को ही देखिए, वहाँ विशालकाय हाथियों की मूर्तियां हैं जो प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लगती हैं जैसे पूरे मंदिर का भार उठाए हुए हैं। इसका दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और उत्तरी हिस्से में भगवान विष्णु की झलक मिलती है। दीवारों पर महाभारत और रामायण के महाकाव्य उकेरे गए हैं, साथ ही एक कॉम्प्लेक्स रॉक कट ब्रिज और 2 मंजिला गेटवे। ये सारी बातें इसको एक मास्टर क्लास बनाती हैं। अब हम आते हैं गर्भगृह पर। यह मंदिर का बिल्कुल भीतरी हिस्सा या इनर सैंक्टम है, जहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बाहर से अंदर की तरफ आते हुए जिन चेम्बर्स, स्तंभों और मंडपों को क्रॉस करना पड़ता है, उनका लेआउट इतना परफेक्टली प्लान्ड था कि सोचकर ही हैरानी होती है। बिना कोई गलती किए इस पूरे स्पेस को खोखला करना सच में इनक्रेडिबल है। ह्यूमन जीनियस ओवर मिथ्स, डीबंकिंग द इम्पॉसिबल। देखिए, जब कोई रचना इतनी अद्भुत और टाइम से आगे लगती हो, तो जाहिर है कि विवाद और नई नई थ्योरीज भी सामने आने लगती हैं। अक्सर इंटरनेट फोरम्स और ऑनलाइन चर्चाओं में इसे एलियन कंस्ट्रक्शन कह दिया जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि उस वक्त जरूर एंशिएंट पावर टूल्स मौजूद रहे होंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि भारत में हजारों सालों से पत्थरों पर नक्काशी करने की एक लंबा इतिहास और परंपरा रही है। कैलासा मंदिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों और शिल्पकारों की अतुलनीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का चरम बिंदु है। और यही कारण है कि ये कोट यहाँ एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। इस काम के लिए एलियंस को श्रेय देना प्राचीन भारतीयों की प्रतिभा के साथ अन्याय है। हम उनकी रचनात्मकता को कम आंक रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा गया है। अगर हम इस पूरे ह्यूमन मास्टरपीस को किसी साइफाई स्टोरी का हिस्सा बना देते हैं, तो हम वास्तव में अपने उन पूर्वजों की बेजोड़ नॉलेज और उनकी लेगेसी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो अगर इस सब को समराइज किया जाए तो कैलाशा टेम्पल सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी अमर धरोहर है उस शुद्ध मानव प्रतिभा की, उस ज्ञान की जो समय के पन्नों में कहीं गुम हो गया। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और इतने सारे एडवांस टूल्स होने के बावजूद हम आज भी इसकी बारीकियों को पूरी तरह डिकोड करने की कोशिश ही कर रहे हैं। और इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। ऐसा और कितना मानव ज्ञान और छुपा हुआ इतिहास होगा जो आज भी हमारी आंखों के बिल्कुल सामने मौजूद है, बस इंतजार कर रहा है कि हम उसे समझ सकें। यह सच में हमें एक नए नजरिए से दुनिया को देखने पर मजबूर कर देता है। इस कमाल की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।